नमस्कार दोस्तों, एसएन इलेक्ट्रिकल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम यूपी आरवीएनएल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहे थे इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का, जो कि आप देख रहे हैं। ये 17 जुलाई 2021 का पेपर है और यूपी आरवीएनएल का पेपर है। इसमें हम अब तक टोटल 1 से 175 तक क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन किया हुआ है। इस वीडियो में मैं 75 से यानी 76 से 100 तक क्वेश्चन का सॉल्यूशन करूंगा। तो आइए दोस्तों, क्वेश्चन को हम देखते हैं। इसमें 75 नंबर जो क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट प्रिंसिपल इज सेम एज द ऑफ ए सिंगल फेज इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर। यानी ये क्वेश्चन कहने का मतलब है कि सिंगल फेज इंडक्शन एनर्जी टाइप मीटर जो होता है वो किस सिद्धांत पे कार्य करता है। तो वो जो सिद्धांत होता है वो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के प्रिंसिपल पे सिंगल फेज एनर्जी मीटर वर्क करता है। इसलिए ऑप्शन जो ए दिया हुआ है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 76 नंबर, ये ट्रांसफार्मर से है। यदि परिणामित्र का अनुपात K = V2/V1 यानी सेकेंडरी वाइंडिंग अपन प्राइमरी वाइंडिंग का वोल्टेज का रेशियो 1 से अधिक है तो वो ट्रांसफार्मर डॉट डॉट कहलाता है। यानी K = V2/V1 है और इसका V1 है और इसका रेशियो 1 से अधिक आ रहा है, इसका मतलब है कि ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। इसलिए ऑप्शन जो ए दिया हुआ है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और यदि K = V2/V1 का रेशियो 1 से कम आता तो उस कंडीशन में स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता, तो उस कंडीशन में सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 77 नंबर, इसमें कहा जा रहा है कि एक बैटरी को बहुत कम दर से आवेशित किया जाता है तो बैटरी को आवेशित करने की विधि डॉट डॉट होगी। यानी बैटरी, कोई भी बैटरी है और इस बैटरी को कम दर पर और अधिक समय तक चार्ज करने की विधि को हम ट्रिकल चार्जिंग कहते हैं। और ये कब ज़रूरत पड़ती है किसी भी बैटरी को, तो जब उस बैटरी में सल्फेशन दोष आ जाता है। और सल्फेशन दोष बोलें तो बैटरी को 1 हफ्ते या इससे अधिक के समय में हमने बैटरी को चार्ज नहीं किया और उसकी ग्रेविटी एकदम लोवेस्ट पर चली गई, तो उसके लिए पुनः उसकी ग्रेविटी को इम्प्रूव करने के लिए हमें ट्रिकल चार्जिंग की आवश्यकता होती है। और ट्रिकल चार्जिंग जो होता है वो एकदम निम्न करंट यानी सामान्य करंट का 2% से 3%, यानी बोले तो लगभग 1 एम्पियर की करंट और अधिक समय तक जब बैटरी को चार्ज किया जाता है तो उसी विधि को हम ट्रिकल चार्जिंग कहते हैं। इसीलिए ऑप्शन जो है यहाँ 3 सही हो जाएगा, ट्रिकल चार्जिंग। कांस्टेंट वोल्टता विधि जो दिया है 2 नंबर ऑप्शन पे, इसमें क्या होता है कि इसमें वोल्टेज को लगातार कांस्टेंट कर करके और बैटरी को चार्जिंग किया जाता है। ऑप्शन डी में जो दिया हुआ है स्थिर धारा मतलब कांस्टेंट करंट चार्जिंग मेथड, इसमें करंट को कांस्टेंट हम बनाए रखते हुए चार्ज किया जाता है बैटरी को। 78 नंबर क्वेश्चन है कि छोटे परिणामित्र के लिए अंतः स्तर रोधन मतलब इंटरसेट इंसुलेशन डॉट डॉट का होगा, तो वो बटर पेपर का होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है बटर पेपर, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। मिलीनेक्स पेपर जो होता है और लेदराइट पेपर होता है, मिलीनेक्स जो होता है सफ़ेद होता है और लेदराइट जो होता है वो ग्रीन होता है। ये जो हैं पेपर, ये सीलिंग फैन की मोटर बाइंडिंग में किए जाते हैं इंसुलेशन के लिए। अगला जो क्वेश्चन है 79, इसमें कहा जा रहा है कि आवेशन के दौरान सीसा अम्ल
सेल यानी लेड एसिड बैटरी के निकास डक्टों यानी प्लगों को खुला रखने का क्या कारण है? जब लेड एसिड बैटरी को चार्जिंग किया जाता है, वही जो कहा है कि आवेशन यानी चार्जिंग के दौरान उनके प्लग जो होते हैं, जिसे हम इलेक्ट्रोलाइट जिसके द्वारा हम उस बैटरी में डालते हैं या डिस्टिल वाटर डालते हैं, तो ये डक्ट को प्लग को खुला रखा जाता है चार्जिंग के दौरान। ऐसा इसलिए किया जाता है कि जब बैटरी चार्ज होती है तो इसमें से गैसें निकलती हैं, उन गैसों को सुगमता से रास्ता प्रदान करने के लिए इस बेंट प्लग को खोल दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी में आप देखेंगे तो लिखा है कि गैस स्वतंत्र रूप से निकालने के लिए। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 80 नंबर, इसमें कहा जा रहा है कि इन द वार्ड लियोनार्ड सिस्टम ऑफ स्पीड कंट्रोल द कंट्रोल्ड डीसी मोटर विल बी, यानी वार्ड लियोनार्ड जो सिस्टम होता है ये किस मोटर पर एप्लीकेंट है? तो वार्ड लियोनार्ड मेथड कंट्रोलिंग की एक विशेषता होती है कि ये नॉर्मल स्पीड से ऊपर यानी सामान्य गति से ऊपर की मोटरों को भी ये कंट्रोल करता है और सामान्य से नीचे गति कर रही मोटरों को भी कंट्रोल करता है। अर्थात वार्ड लियोनार्ड मेथड जो होता है ये दोनों दिशाओं में कंट्रोलिंग करता है, सामान्य से अधिक और सामान्य से कम। और किस पर ये एप्लीकेंट होता है? तो वो सेपरेटली एक्साइटेड मोटर पे होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, सेपरेटली एक्साइटेड मोटर, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। और सीरीज मोटर, इसमें जो कंट्रोलिंग होती है इसमें आप फील्ड फ्लक्स कंट्रोलिंग भी ले सकते हैं, आर्मेचर कंट्रोलिंग भी ले सकते हैं, सप्लाई वोल्टेज कंट्रोलिंग मेथड भी ले सकते हैं, इसमें ले सकते हैं आप। शंट मोटर और कंपाउंड में केवल 2 ही कंट्रोलिंग चलती है और वो चलती है फील्ड फ्लक्स कंट्रोलिंग मेथड और दूसरा जो होता है आर्मेचर कंट्रोलिंग मेथड। अगला जो क्वेश्चन है 81 नंबर, इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से क्या एक नरम चुंबक का उदाहरण है? यानी नरम चुंबक जो है वो किस मटेरियल का बनता है? तो इसमें जो मटेरियल होता है वो सिलिकॉन प्लस नर्म लोहा होता है। इन दोनों के सहयोग से नर्म चुंबक बनाया जाता है। और नर्म चुंबक का हम उपयोग कहाँ करते हैं? तो मोटर, जनरेटर, इसमें हम नर्म चुंबक का प्रयोग करते हैं। अब यहीं पे ये क्वेश्चन, तो इसके हिसाब से नर्म चुंबक में सिलिकॉन और लोहा, तो देखिए ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है सिलिकॉन और लोहा। ये लोहा जो होगा ना नर्म लोहा होगा, याद रखिएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। यदि इसी पे नर्म चुंबक का दूसरा जो नाम होता है ना वो इलेक्ट्रिक चुंबक भी होता है। अब अगर यही क्वेश्चन अस्थाई मैग्नेट की बात करता, अस्थाई चुंबक की बात करता कि वो किस मटेरियल का बनेगा, तो वो जो बनेगा वो निकिल, कोबाल्ट, फेरस का, उसके बाद सिलिकॉन की भी होगा, मैग्नीज का भी होगा और एलनिको, और उसके बाद एल्कोनेक्स, इस मटेरियल का बनता है। अगला जो क्वेश्चन है 82 नंबर, इसमें कहा जा रहा है कि सिंगल फेजिंग निरोधक को विशेष रूप से डॉट डॉट के लिए अभिकल्पित किया गया है। मतलब कि सिंगल फेज इसमें 3 फेज है और 3 फेज में हमको मेजर करना है। तो 3 फेज में जो वाट मीटर हम प्रयोग करते हैं, तो अगर 1 वाट मीटर विधि का प्रयोग करते हैं तो ये कैसा लोड को मेजर करेगा? तो ये केवल बैलेंस लोड को मेजर करता है। दूसरी चीज 2 वाट मीटर और 3 वाट मीटर, ये दोनों जो हैं वो बैलेंस लोड प्लस अनबैलेंस लोड दोनों को मेजर करेंगे। फिलहाल ये क्वेश्चन जो है उससे हट करके है। इस क्वेश्चन में कहा है कि सिंगल फेजिंग निरोधक को विशेष रूप से डॉट डॉट के लिए अभिकल्पित किया जाता है, डिजाइन किया जाता है। तो ये फेजिंग जो होता है ये
अनबैलेंस वोल्टेज सेफ्टी के लिए प्रयोग किया जाता है। न्यून वोल्टेज नहीं होता है, अनबैलेंस वोल्टेज में लगातार उतराव चढ़ाव के लिए। तो ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है असंतुलित वोल्टता से सुरक्षा प्रदान करेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 83 नंबर, इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से क्या एक चुंबकीय मिश्र धातु है। तो चुंबकीय मिश्र धातु होती है, अभी मैग्नेट में पीछे वाले क्वेश्चन में डिस्कशन किए, एल्निको, इसमें एल्निको एक होता है एल्कोनेक्स। तो एल्निको जो है इसमें कौन कौन से धातुओं का मिश्रण होगा, तो एल्युमिनियम होगा, निकिल होगा और कोबाल्ट होगा। तो लौह इस्पात ये नहीं होगा, कोबाल्ट इस्पात इसमें कोबाल्ट होगा, केवल एक होगी, लौह में केवल फेरस होगा। और एल्निको जो है इसमें 3 का मिश्रण हो रहा है, एल्युमिनियम, निकिल, कोबाल्ट, इसलिए ये मिश्र धातु होगी एल्निको, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। और एल्युमिनियम ये तो मिश्र धातु में जाएगी नहीं, एक ये मटेरियल है, ये एक तत्व है, तो ये हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 84 नंबर, इसमें कहा जा रहा है कि डीसी मोटर की गति को डॉट के द्वारा परिवर्तित करके नियंत्रित किया जाता है, यानी कंट्रोलिंग किया जाता है। तो डीसी मोटर की कंट्रोलिंग करनी है तो इसे हम वोल्टेज से भी कंट्रोलिंग करेंगे और इसे हम फ्लक्स से भी करेंगे, क्योंकि फ्लक्स एन समानुपाती 1/π होता है, तो ऐसे कर देंगे। और उसके बाद आर्मेचर परिपथ के प्रतिरोध, यानी आर्मेचर के सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगा करके भी हम कंट्रोलिंग कर सकते हैं। तो डीसी मोटर की जो कंट्रोलिंग मेथड होता है वो वोल्टेज कंट्रोल करके कर सकते हैं, या फ्लक्स कंट्रोल करके कर सकते हैं, या आर्मेचर के सीरीज में रेजिस्टेंस लगा करके हम कंट्रोलिंग कर सकते हैं। तो ऑप्शन जो है 2 नंबर की प्रयुक्त वोल्टता यानी वोल्टेज से भी करेंगे। तीसरा जो है इसके प्रति ध्रुव अभिवाहक यानी फ्लक्स को भी करके, ये भी सही है। और 4 नंबर है आर्मेचर परिपथ के प्रतिरोध, यानी आर्मेचर के सीरीज में एक रेजिस्टेंस जोड़ के, तो इससे भी करेंगे। नहीं, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है कि सभी, उपरोक्त सभी, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है और ये वाइंडिंग से क्वेश्चन है 85 नंबर कि निम्नलिखित में आकृति एक दिशीय फेरा प्रविष्टन को दर्शाई जाती है। आकृति में एक्स के रूप में दर्शाया गया भाग को हम क्या कहते हैं। तो ध्यान से देखिए, ये एक्स के भाग को दिखाया जा रहा है। तो जब भी बाइंडिंग ऐसी हो, थोड़ा सा इसको ध्यान से आप देखिएगा, ये चीजें देखिए, अगर क्वाइल नंबर ये 1 हुई और ये क्वाइल नंबर 2 हुई, तो क्वाइल इसमें 3 प्रश्न बनते हैं। एक तो आएगा बैक पिच का, ये बैक पिच हो गया, एक आएगा फ्रंट पिच का, और एक आएगा रिजल्टेंट पिच का। तो इसमें लैप बाइंडिंग है, तो इसमें पहले हम बताते हैं कि बैक पिच कहेंगे किसको, तो किसी एक क्वाइल का दोनों एक्टिव पार्ट के बीच की दूरी को हम बैक पिच कहते हैं। अब फ्रंट पिच किसे कहेंगे, तो क्वाइल नंबर 1 का सेकेंडरी एक्टिव पार्ट यानी सेकेंड एक्टिव पार्ट और क्वाइल नंबर 2 का फर्स्ट एक्टिव पार्ट के बीच की दूरी को हम फ्रंट पिच कहेंगे। ठीक, अब रिजल्टेंट पिच किसे कहेंगे, तो रिजल्टेंट पिच जो होता है वो क्वाइल नंबर 1 का प्रथम एक्टिव भाग और क्वाइल नंबर 2 का भी प्रथम एक्टिव पार्ट के बीच की दूरी को हम रिजल्टेंट पिच कहेंगे। इसमें रिजल्टेंट पिच जो होता है दोनों क्वाइल के प्रथम या द्वितीय के बीच की जो भी दूरी होगी उसे हम रिजल्टेंट पिच कहेंगे। और वही रिजल्टेंट पिच यहाँ दिखाया हुआ है, यहाँ पे देखिए, इसको थोड़ा सा हम साफ करते हैं। अब देखिए कि क्वाइल नंबर 1 का प्रथम एक्टिव भाग ये है और क्वाइल नंबर 2 का ये प्रथम एक्टिव भाग है, तो दोनों समान एक्टिव पार्टों के बीच की दूरी को एक्स से दिखाया गया है, तो इसी को हम क्या कहेंगे, तो इसको हम रिजल्टेंट पिच कहेंगे। इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, रिजल्टेंट पिच।
अगला जो क्वेश्चन है 86 नंबर, इसमें कहा जा रहा है कि डीसी मोटर पार्श्व मोटर यानी शंट मोटर है। ये मोटर की गति का परिकलन करने का फार्मूला क्या होता है? तो ये फार्मूला जो होता है ये N = V - IA बटा के फाई होता है। अब ये N जो है मोटर की गति है, V जो है टर्मिनल वोल्टेज है, और IARA आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप है, और K कांस्टेंट है, और फाई जो है फ्लक्स है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो 2 में दिया हुआ है N = V - IARA बटा K, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अब चूंकि आप सोचेंगे कि मैंने बताया कि ये फ्लक्स भी है और यहाँ फ्लक्स नहीं दिया है, तो आप ध्यान रखिएगा शंट मोटर में सदैव इस मोटर को कांस्टेंट स्पीड मोटर, कांस्टेंट फ्लक्स मोटर भी इस शंट मोटर को बोला जाता है। इसीलिए इसमें फ्लक्स जो होता है वो कांस्टेंट होता है, इसीलिए यहाँ नहीं दिया गया है। अगला जो क्वेश्चन है 87 नंबर, इसमें कहा जा रहा है कि व्यंजक लाइन वोल्टेज का अर्थ क्या होता है? तो लाइन वोल्टेज जो होता है हमारे इंडिया में फेज का जो क्रम है वो 3 है, एक आर हो जाएगा, एक वाई हो जाएगा, और एक बी हो जाएगा। अब इसमें लाइन वोल्टेज की बात करें कि लाइन वोल्टेज क्या होगा, तो 2 फेजों यानी आर और वाई के बीच में ये जो होगा वो आपका लाइन वोल्टेज होगा। फिर यदि y और b के बीच मेजर करते हैं तो ये भी लाइन वोल्टेज होगा, और यदि r और b के बीच भी अगर मेजर करते हैं तो ये भी लाइन वोल्टेज होगा। तो लाइन वोल्टेज यानी यहाँ पे जो किया है कि ए इसको कह रहा है, r फेज को a कह रहा है, y फेज को b कह रहा है, और बी फेज को सी कह रहा है। तो मेरा कहने का मतलब है कि इन दोनों के बीच आप भी जब भी मेजर करेंगे ए और बी के बीच लाइन वोल्टेज बताएगा, बी और सी के बीच जब भी मेजर करेंगे लाइन वोल्टेज बताएगा, और ए और सी के बीच मेजर करेंगे तो ये लाइन वोल्टेज बताएगा। तो इसलिए यहाँ लाइन वोल्टेज की बात किया था, तो फेजों के बीच जो भी मेजर करेंगे वो लाइन वोल्टेज बताएगा। इसलिए ऑप्शन ए देखिए कि लिखा है कि एक फेज ए व बी, उसके बाद बी एवं सी, उसके बाद सी एवं ए, यानी ये लाइन वोल्टेज होगा। यहाँ प्रश्न बनेगा कि फिर फेज वोल्टेज क्या होगा, तो फिर से देखिए इंडिया का फेज क्रम आर वाई बी, एक हो जाएगा न्यूट्रल। तो जब एक फेज आप ले लीजिए, जैसे हम एक फेज बी लेते हैं और इसमें साथ न्यूट्रल को भी इंक्लूड करके अब इसका मेजर करेंगे तो ये फेज वोल्टेज बताएगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि इन तीनों फेजों में से किसी एक फेज को और उसके बाद एक साथ में न्यूट्रल ले लीजिए, तो उसके बीच आप वोल्टेज मेजर करेंगे तो वो फेज वोल्टेज बताएगा। क्लियर? अब इसी तरीके से आप वाई और न्यूट्रल के बीच मापेंगे तो ये भी आपका फेज वोल्टेज ही बताएगा। इसी तरीके से आर और एन के बीच, न्यूट्रल के बीच वोल्टेज मेजर करेंगे तो ये भी आपका फेज वोल्टेज ही बताएगा। उम्मीद करेंगे कि ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 88 नंबर, कि निम्न शक्ति गुणांक का मुख्य कारण क्या होता है? तो किसी भी सर्किट में लो पावर फैक्टर का मतलब होता है, पावर फैक्टर को हम cos फाई से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फार्मूला होता है R/Z, यानी वास्तविक शक्ति बटा आभासी शक्ति। तो पावर फैक्टर लो होने का मतलब है कि उस सर्किट पर जो लोड है वो इंडक्टिव लोड है, इसीलिए पावर फैक्टर कम होता है, जो कि हिंदी में हम इंडक्टिव लोड को प्रतिघाती शक्ति भी कहते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, परिपथ में प्रतिघाती शक्ति है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगर पावर फैक्टर बढ़ के मिलता, ज़्यादा मिलता, तो उस कंडीशन में हम लोड को बोलते कि कैपेसिटिव है, और पावर फैक्टर 1 होने का मतलब है कि वो सर्किट रेजिस्टिव है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 89 नंबर, इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में किसका प्रयोग पीसीएम यानी टेलीफोन लाइनों के लिए रोधन के रूप में किया जाता है। यानी टेलीफोन लाइनों में किस प्रकार के इंसुलेशन
मटेरियल का उपयोग किया जाता है। तो इसमें जो रिक्वायरमेंट होती है वो टेलीफोन लाइनों में वोल्टेज ज़्यादा नहीं होता है। आज जो वोल्टेज होता है ये इंसुलेशन के समानुपाती होता है। कहने का मतलब है कि जितना हाई वोल्टेज होगा उसी रेशियो में हम उस वायर में इंसुलेटिंग मटेरियल अर्थात उसका इंसुलेशन भी वोल्टेज के आधार पे ही निर्धारित होता है। तो जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगा वैसे वैसे इंसुलेशन हमको बढ़ाना पड़ेगा। और करंट की बात है कि करंट क्या है, तो करंट जो होती है वो उस वायर के व्यास पे डिपेंड करती है। यानी करंट ज़्यादा फ्लो करानी है तो जो हम वायर लेंगे उसका व्यास यानी उसकी मोटाई को हम ज़्यादा रखेंगे। तो याद रखिएगा वोल्टेज जो डिपेंड करता है इंसुलेशन पे और करंट जो डिपेंड करेगी वो उस कंडक्टर के मोटाई पे, व्यास पे। तो यहाँ पे टेलीफोन लाइन है तो इसमें हम पॉलीथीन इंसुलेशन का प्रयोग करेंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अभ्रक यानी माइका, ये इंसुलेटर हम बनाते हैं। और कागज जो है ये भी इंसुलेटिंग पेपर ही है, लेकिन इसका प्रयोग हम केबल के ग्रेडिंग में करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 90 नंबर, इसमें कहा जा रहा है कि किस प्रकार के प्रदीपन की दक्षता उच्चतम लेकिन चकाचौंध होती है। तो वो जो होता है प्रदीपन जो होता है वो 4 टाइप में होता है। एक होता है डायरेक्ट लाइटनिंग यानी प्रत्यक्ष प्रदीपन। तो प्रत्यक्ष प्रदीपन जो होता है इसमें क्या है कि नीचे यानी फर्श पे 90% आपको प्रकाश ऊर्जा मिलेगी और 10% आपको ऊपर चली जाएगी। तो इसमें एक फॉल्ट होता है कि हमको लाइट तो ज़्यादा मिलती है क्योंकि 90% मिल रही है और 10% ऊपर या इधर उधर जा रही है, तो इसमें लाइट ज़्यादा मिलती है। लेकिन इसमें एक फॉल्ट ये होता है कि ज़्यादा लाइट होने के कारण इसमें चकाचौंध का एक दोष बन जाता है। इसीलिए ये डायरेक्ट लाइटनिंग का एक ये दोष होता है कि इसमें चकाचौंध का एक दोष पाया जाता है। तो इसी को पूछा था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, प्रत्यक्ष प्रदीपन। अब इसमें क्या है कि अगर अप्रत्यक्ष की बात करें तो अप्रत्यक्ष में क्या होगा, तो डायरेक्ट जो लाइटनिंग हो रही है इसका ठीक उल्टा वहां पे होगा। कहने का मतलब है कि 90% ऊपर चला जाएगा और 10% नीचे चला जाएगा। तो इसमें क्या होगा कि इसमें लाइट तो फर्श पे कम पड़ेगी लेकिन साथ ही साथ इसमें चकाचौंध भी कम होगी, नहीं के बराबर होगी, नहीं होगी। अगला जो क्वेश्चन है 91 नंबर, इसमें कहा जा रहा है कि एक गतिमान लौह उपकरण का विक्षेपण टार्क यानी टीडी किसके अनुपातिक होता है। तो मूविंग आयरन है तो ये डिफ्लेक्टिंग टार्क जो होगा वो करंट के स्क्वायर के समानुपाती होता है। इसीलिए कहा जाता है कि मूविंग आयरन उपकरण का जो स्केल होता है वो नॉन लीनियर होगा और एक ही होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए देखिए दिया हुआ है धारा के वर्ग के समानुपाती, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगर यहीं पे एमसीसी की बात करता, मूविंग क्वाइल यानी अस्थाई चुंबकीय उपकरण, तो उसमें मूविंग क्वाइल इंस्ट्रूमेंट में तो उसमें डिफ्लेक्टिंग जो टार्क होता है वो किसके समानुपाती होता है, तो केवल करंट के समानुपाती होता है। इसीलिए कहा जाता है कि मूविंग क्वाइल यंत्र जो है इसका पैमाना रेखीय होता है और मूविंग क्वाइल यंत्र केवल डीसी पे कार्य करता है और मूविंग आयरन यंत्र एसी प्लस डीसी दोनों पे कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92 नंबर कि व्हाट टाइप ऑफ वायर सूटेबल ऑफ वायरिंग फायर अलार्म सिस्टम, यानी फायर अलार्म सिस्टम जो है उसमें किस प्रकार के वायर का हम प्रयोग करते हैं। तो वो जो वायर होता है MICC होता है, मिनरल्स इंसुलेटेड
कॉपर वायर होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है मिनरल इंसुलेटेड कॉपर वायर, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93 नंबर, इसमें कहा जा रहा है कि संकुचन आमतौर पर डॉट डॉट होते हैं। संकुचन जो है ये विद्युत नियंत्रित स्विच होते हैं, ये विद्युत नियंत्रित स्विच होते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है विद्युत द्वारा नियंत्रित किया हुआ स्विच संकुचन होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 94 नंबर, इसमें कहा जा रहा है कि एक एकल वाट मीटर का प्रयोग 3 फेज प्रणाली में शक्ति मापने के लिए तभी किया जाता है जब लोड होता है। तो अगर 3 फेज प्रणाली है और इसमें सिंगल वाट मीटर का आप प्रयोग कर रहे हैं तो सिंगल वाट मीटर का प्रयोग तब करेंगे जब लोड जो हो वो बैलेंस हो। तो याद रखिएगा 3 फेज सिस्टम में सिंगल वाट मीटर का प्रयोग हम केवल व केवल बैलेंस लोड मेजर करने के लिए करते हैं, जो कि इस प्रश्न में यही पूछा था। ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ संतुलित लोड, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अब इसमें आता है 2 वाट मीटर और एक आता है 3 वाट मीटर, इसका प्रयोग कहाँ किया जाएगा? तो इसका प्रयोग हम 3 फेज में ही बैलेंस और अनबैलेंस दोनों प्रकार के लोड को मेजर करने के लिए 2 वाट मीटर और 3 वाट मीटर विधि का प्रयोग करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 95 नंबर, इसमें कहा जा रहा है कि द एप्लीकेशन ऑफ स्टेपर मोटर। स्टेपर मोटर का एप्लीकेशन क्या होता है? तो एप्लीकेशन जो है स्टेपर मोटर का, ये सिंगल फेज की मोटर है और विशेष प्रकार की मोटर होती है। इसका प्रयोग हम कंप्यूटर डिस्क ड्राइव, टेली प्रिंटर, फैक्स मशीन, उसके बाद सीएनसी मशीन, उसके बाद सैटेलाइट में भी कर सकते हैं, सोलर पैनल में भी कर सकते हैं, और डिजिटल सर्किटों को एनालॉग सर्किट में बदलने के लिए भी हम स्टेपर मोटर का प्रयोग करते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे स्टेपर मोटर का जो प्रयोग है वो फैक्स मशीन होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, फैक्स मशीन। अगला जो क्वेश्चन है ये न्यूमेरिकल है 96 नंबर, इसमें कहा जा रहा है कि प्रत्येक 4 पिकोफैरड के 2 संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो इनकी कुल धारिता क्या होगी? जो कैपेसिटर होता है वो ठीक रेजिस्टेंस का उल्टा कनेक्शन इसका होता है। बोले कि रेजिस्टेंस का अगर सीरीज कनेक्शन का फॉर्मूला जो होता है R = R1 + R2, ये सीरीज का है, लेकिन अगर कैपेसिटर में बात करें कि यही फार्मूला रेजिस्टेंस में सीरीज में बन रहा है तो ये कैपेसिटर में यही फार्मूला समांतर के लिए बन जाएगा, ठीक। और यदि रेजिस्टेंस का जो समांतर का फार्मूला है 1/R1 = 1/R2 + 1/R3, ये जो है रेजिस्टेंस में समांतर का फार्मूला है तो ये कैपेसिटर में सीरीज का बन जाएगा। अब यहाँ प्रश्न ये है कि प्रत्येक 4 पिकोफैरड के 2 संधारित्र सीरीज में जुड़े हैं, तो सीरीज में जुड़े हैं इसका मतलब है कि हमको रेजिस्टेंस का पैरेलल वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो पैरेलल वाला लगाइए, 1/C = 1/4 + 1/4। प्रत्येक 4 पिकोफैरड के और 2 संधारित्र हैं, 2 संधारित्र लगा दिए, एलसीएम हो जाएगा 4, ये इससे कट जाएगा 1 और प्लस ये इससे कट जाएगा 1। तो C = क्या हो जाएगा, इसको उल्टा कर देंगे, 4/1 और 1 2, 2 दूनी का 4, यानी 2 पिकोफैरड हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है 2 पिकोफैरड, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 97 नंबर, इसमें कहा जा रहा है कि विच केबल इज यूज्ड एज ए मशीन केबल। मशीन में वायरिंग के लिए जो केबल यूज किया जाता है वो कौन सा केबल होता है? तो वो केबल होता है लेड शीथड केबल होता है मशीनों की वायरिंग में, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, लेड शीथड केबल। इसका लेड शीथड केबल का प्रयूज करने का मेन पर्पज होता ये है कि वहाँ पे इसको प्रीफर किया जाता है जहाँ पे नमी की मात्रा हमेशा बनी रहे, तो वहाँ पे लेड शीथड केबल का
प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इस पर नमी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। दूसरी चीज इसमें एक दोष यह है कि लेड शीथड केबल का प्रयोग करने से ये है कि इसको हमको अर्थिंग करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि लेड यानी शीशा जो है वो विद्युत का सुचालक है, और जब ये सुचालक है तो इसमें डर बना रहता है कि कहीं इंसुलेशन कट के करंट का जो वायर है केबल का वो इस लेड शीथ में टच कर गया तो फिर उस मोटर के आसपास काम करने वाले ऑपरेटर को इलेक्ट्रिक शॉक भी लग जाता है। तो इसमें याद रखिएगा कि लेड शीथड केबल का यूज तो हम कर रहे हैं नमी वाले स्थानों पर, क्योंकि ये नमी से इफेक्टिव नहीं है। साथ ही साथ इसका जहां प्रयोग करेंगे उस पर हमको ग्राउंडिंग अर्थिंग करना इस वायर का जरूरी होता है। अगला जो क्वेश्चन है 98 नंबर, इसमें कहा जा रहा है कि एक पूर्ण तरंग दिष्टकारी एक ज्यावक्रीय एसी वोल्टेज को एक स्पंदनशील डीसी वोल्टेज में परिवर्तित करता है। आपूर्ति आवृत्ति के संदर्भ में निर्गत आवृत्ति क्या होगी? फुल वेव की बात किया है तो इसमें हम आपको बताते हैं हाफ वेव है। आप फुल वेव, और फुल वेव में दो होता है, एक होता है सेंटर टैप्ड और एक फुल वेव में होता है ब्रिज रेक्टिफायर। तो फ्रीक्वेंसी जो है हाफ वेव में एफ होती है इनपुट, तो फुल वेव के सेंटर टैप्ड में कितनी होगी? 2f होगी, और फुल वेव के ब्रिज में कितनी होगी? इसमें भी 2f होगी। याद रखिएगा फ्रीक्वेंसी हाफ वेव में कितनी बनी? f बनी, और फुल वेव के सेंटर टैप्ड में 2f यानी इनपुट का दोगुना बन गई, और ब्रिज रेक्टिफायर में भी इनपुट का दोगुना बन गई। यही प्रश्न पूछा है कि हाफ वेव में फुल वेव में क्या होगी, तब फुल वेव के दोनों में ब्रिज और सेंटर दोनों में 2f हो रही है, यानी आपूर्ति की कितनी हो रही है? दुगनी, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। आपूर्ति आवृत्ति की दुगनी होगी, यहाँ भी आप स्पष्ट रूप से देख रहे हैं दुगनी बन रही है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 99 नंबर, इसमें कहा जा रहा है कि IS 1271/1985 के अनुसार अभ्रक फाइबर और एस्बेस्टस के लिए तापीय वर्ग और तापमान क्या होता है? तो इसमें हम क्लियर और भी बता देते हैं। ये टोटल ए जो है इसका टेम्परेचर 90 होता है, सॉरी रुक जाइए, पहले जो इस सारणी में आती है वो वाई आती है, वाई 90 होता है, और इसमें कौन कौन से मटेरियल आएंगे? तो रेशम, सूत, कागज, ये सब आएंगे, और इसका जो टेम्परेचर होगा वाई का 90 होगा। और ए आएगा तो उसका होता है 105, और 105 में सूत, रेशम और इसमें तेल से भीगा हुआ कागज ए में चला जाएगा। बी जो होता है, बी इसका टेम्परेचर 130 डिग्री होता है, और इसमें अभ्रक, फाइबर और एस्बेस्टस आएंगे। और एफ में भी टेम्परेचर 155 होगा, लेकिन बी वाला ही मटेरियल आएगा, माइका, एस्बेस्टस और फाइबर ही आएगा। फिलहाल यहाँ माइका, फाइबर और एस्बेस्टस की बात किया था, तो ऑप्शन नंबर डी में जब आप देखिएगा तो बी 130 डिग्री का ये बनेंगे मटेरियल, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। तो एफ हो गया। अगर एच की बात करें तो एच के लिए 180 डिग्री होता है, और सी के लिए होता है 180 से ऊपर होता है। अगला जो क्वेश्चन है, और ये अंतिम क्वेश्चन होगा 100 नंबर, कि निम्न सामर्थ्य वाली डीसी मशीनों का योग डॉट डॉट का बना होता है। तो अगर डीसी मशीन है और कम क्षमता की है तो उस पर हम जो मटेरियल का उसका फ्रेम, योक या बॉडी कहिए बनाएंगे वो कास्ट आयरन का बनाएंगे। और यदि बड़ी मशीन है तो उसकी बॉडी, योक, फ्रेम जो बनाएंगे वो कास्ट स्टील का बनाएंगे। तो फिलहाल यहाँ पे निम्न सामर्थ्य की बात किया था, तो यहाँ पे हम कास्ट आयरन को प्रीफर करेंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, कास्ट आयरन यानी ढलवा लोहा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम इतना ही क्वेश्चन को रखते हैं, इसका बहुत जल्द नेक्स्ट पार्ट लाएंगे, तो उस पार्ट में फिर हम इससे के आगे क्वेश्चनों को सॉल्यूशन करेंगे।
इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में जो भी स्टूडेंट यूपीआर फाइनल की तैयारी करने वाले हैं उन सभी स्टूडेंट में आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।